कल के लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास कर रहे थे, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस हमारे पास होता था के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, या तो मैं ऐसे ही बोल सकता था डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। यही मैंने बोला था आपको कि इक्वेशन है जिसे आप ऐसे चमचक कर सकते, कोई भी आपके पास फंक्शन दी जाएगी और उस फंक्शन से हम इस वाली चीज को, इस इक्वेशन से इसको चेक कर सकते हैं क्या ये एसएचएम है या नहीं है। तो अगर हमारे पास कौन सा एसएचएम, ये तो लीनियर एसएचएम के लिए है, अगर एंगुलर एसएचएम की हम बात करते हैं तो एंगुलर एसएचएम में हमारे पास इक्वेशन आई थी ऐसे डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, और यहां से हमारे पास क्या बना था, इधर से कोई वैल्यू आया था ना, सी डिवाइड बाई आई वही था, इनटू हमारे पास था x इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास यहाँ पे भी डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर का जो वैल्यू हमारे पास आया था प्लस हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास बना था 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आया था, जबकि मैंने आपको बोला था m k बाई m का जो वैल्यू होता है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, वहां से आप टाइम पीरियड का इक्वेशन निकाल दोगे। समझ में बात आई क्या बेटे? अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद मैंने आपको बोला था लास्ट पे जहां पे क्लास खत्म हुई थी, मैंने आपको फेजर पढ़ाया था, ठीक है, जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इस चीज के साथ कनेक्ट हो जाओगे जहां से हमें स्टार्ट करना है। तो फेजर में मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास फंक्शन जो होता है, ठीक, तो वहां से आप फेजर से आपको ये पता चलेगा, दो चीजें पता चलेंगे, एक तो आपको पता चलेगा टाइम पीरियड, ठीक है ना, फंक्शन का, दूसरा आपको ये पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, याद है? ठीक है, तो हमने जो लास्ट पे छोड़ा था अपने लेक्चर को, मैंने बोला था आपको कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल जो है ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है इधर से, इसको मैंने बोला था कि हमारे पास प्लस ए है, ये हमारे पास प्लस ए है और यहाँ पे हमारे पास माइनस ए है। जब हमारे पास टाइम का वैल्यू जीरो था, टी इज इक्वल टू जीरो, समझना बात, अब टी का वैल्यू जीरो होगा, दैट मीन पार्टिकल इस टाइम पे यहां पे होगा और इसका जो हमारे पास वेलोसिटी अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस ए की तरफ जा रहा है, इसका जो शेडो आएगा किस, कहां पे आ जाएगा, इस वाली लाइन पे आ जाएगा ना। यानी कि जो हमारे पास अगर ये यहां पे पहुंच गया, जनरल पॉइंट में ले रहा हूं, अगर पार्टिकल यहां पर है और इसका जो पोजिशन वेक्टर है वो ये है, जो आर हमारे पास था, तो यहां से मैंने आपको बोला था कि इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो इस पे आ जाएगा जहां पे आपने वाई को बोला था आर साइन ऑफ द थीटा, और यहां पे हमने लिखा था एक्स हमारे पास हो जाएगा आर कॉस ऑफ थीटा, इस आर को हमने बोला था क्या, एम्पलीट्यूड। समझ में बात आ रही क्या? यहां तक तो हमने कल पढ़ा था। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां से जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, तो यहां से भी आपको वेलोसिटी किधर की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। समझ में बात आई क्या? फेजर डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फेजर डायग्राम समझ आ गई ना, दैट मींस आपको फिर कहीं पर भी गलत नहीं हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का हाँ बताइए, टाइम पीरियड का क्या होगा, सारी चीजें आप समझ पाएंगे। फिर ये हमने कल फेजर डायग्राम में पढ़ाया था। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे टाइम का वैल्यू जीरो है, टी का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे टी का वैल्यू कितना लगेगा, टी डिवाइडेड बाई फोर, वही लगेगा। यहाँ पे हमारे पास कितना लगेगा, टी डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे हमारे पास थ्री टी डिवाइडेड बाई फोर, यहाँ पे हमारे पास लगेगा टी। क्लियर बात है क्या? जब कंप्लीट सर्कल करेगा, जब हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए जो टाइम पीरियड हमारे पास होगा वो टी होगा। एक क्वाड्रेंट कंप्लीट करेगा तो टी बाई फोर, दूसरा करेगा टी बाई टू, तीसरा करेगा थ्री टी बाई फोर, एंड चौथा करेगा 10 टी। इतना समझ आएगा? इतना तो हमने पढ़ा था ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके पास जब ये चलेगा इधर से, तो मुझे बता दो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा, वो बराबर 2 पाई बाई टी, वही होगा क्या, वही होगा, 2 पाई बाई टी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई बाई टी, यहाँ से जब एक यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड के साथ इसका ओमेगा भी निकल जाएगा, आगे आगे आप चीज को समझ लोगे, ठीक है। इतना तो हमने कोड किया था ना कल। अब इसके बाद जो हम इसको मैं थोड़ा और इलाबरेट करके पढ़ाऊंगा ताकि आप बेसिक चीजों को समझ पाएंगे। मैं इसको चार हिस्से बनाता हूं, चार में दिखाऊंगा आपको ताकि आप डायरेक्शन बता पाएंगे वेलोसिटी का। ये हमारे पास पहला सर्कल है, अब जरा देख लो इधर से, यहीं पे फिर आप कंप्लीट कर पाएंगे चीज को। सुनो, इसको मैं बोलूंगा क्वाड्रेंट वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, है ना। जब पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब पार्टिकल यहां पे हमारे पास टी का वैल्यू है जो है वो जीरो है, जब यहां से पार्टिकल यहां पर होगा, इसका मतलब इसका जो प्रोजेक्शन हो जाएगा वो सेंटर के ऊपर होगा। अब पार्टिकल चलने लगा, तो हमारे पास जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब जा किधर रहा, ए की तरफ जा रहा है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी ना वेलोसिटी। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से इसको बनाऊंगा कि ये हमारे पास प्लस ए है और ये हमारे पास माइनस ए है, समझना। अब मुझे बता दो, यानी कि पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो पे कहां पर है, इस वाली लाइन पे है ना। फिर इसके बाद जा किधर रहा है, प्लस ए की तरफ, तो हमारे पास यहां से पार्टिकल इधर जा रहा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इधर ऊपर की तरफ, है ना।
समझ में बात आ रही क्या? तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इधर की तरफ है। अब मुझे बता दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपको शेडो मिलेगा, इसका जो हमारे पास प्रोजेक्शन मिलेगा वो इस तरीके से इस पे मिलेगा। जब ये कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, दैट टाइम पे ये वाला पॉइंट होगा। समझ बात? वेलोसिटी किधर की तरफ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्टिकल चल रहा है, उसकी वेलोसिटी किधर की तरफ है? ए की तरफ, प्लस ए की तरफ, है कि नहीं? प्लस ए की तरफ की इसके इक्वेशंस भी लिखने हैं अभी। तो हमारे पास प्लस ए की तरफ मेरे पास वेलोसिटी है, तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द ए। नाउ जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा यहां से, तो मुझे बता दो ये पार्टिकल यहां से लेके नीचे आ रहा है, तो मुझे बता दो वेलोसिटी किधर की तरफ है? डाउनवर्ड है। अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो मुझे बता दो कि हमारे पास जब ये पार्टिकल पहले ऊपर गया, ये हमारे पास प्लस ए मैक्सिमम है, फिर इसके बाद वहां पे वेलोसिटी जीरो हुई होगी ना, वहां पे वेलोसिटी क्या हुई होगी? जीरो। फिर इसके बाद वापस आ जाएगा, तो दैट मींस हमारे पास ये इसकी वेलोसिटी होगी, फिर वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड, ठीक है ना? किधर की तरफ? या तो होगा मीन पोजीशन की तरफ, या तो होगा कहां की तरफ? माइनस ए की तरफ। समझ में बात आ रही क्या? तो हमारे पास वेलोसिटी जो होगी हमारे पास ये होगी, ये तो कंप्लीट हुआ होगा, इसलिए इतना तो निकाला होगा, फिर इसके बाद यहां से टर्न करके वापस आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी गेट में पॉइंट। अब जरा तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम। जब हमारे पास जब ये यहां से वापस आ जाएगा, इसका मतलब पहला तो इसने प्रोजेक्शन यहां से कंप्लीट किया था, एक वाला प्रोजेक्शन, फिर यहां से वापस आके इस तरीके से आ जाएगा। मान के चलेंगे पार्टिकल यहां पे, तो इसका मतलब नेट में इसका इतना प्रोजेक्शन रहा होगा, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, है कि नहीं? अब जब थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये वाला क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में जब हम देखेंगे तो वेलोसिटी किधर की तरफ है? डाउनवर्ड है। समझ बात रही है? यानी कि जो पार्टिकल होगा, पहले तो पार्टिकल ने एक साइकिल, आधा साइकिल तो कंप्लीट किया होगा। पहले इधर से गया होगा प्लस ए, प्लस ए गया होगा इधर से, फिर इसके बाद वापस आएगा इधर से, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास ये प्लस है, ये हमारे पे फिर से जीरो हो जाएगा, पहले जीरो से स्टार्ट किया था, फिर से जीरो हो जाएगा वापस आने के बाद। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी यहां से इसने स्टार्ट किया था, वो यहां पे ही वापस आ गया, तो पहला आधा साइकिल कंप्लीट हो गया। समझ में आया? अब जब इस वाले में है, तो इसका मतलब ये नीचे जा रहा होगा माइनस ए की तरफ, और हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो यही होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर इसके बाद जब यहां से वापस आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला क्वाड्रेंट, इसका मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है? इधर से। तो हमारे पास यहां पे हमारे पास क्या होगा? पहले इधर गया होगा, फिर इसके बाद यहां आया होगा, फिर यहां से गया होगा, तो वेलोसिटी इधर से ये होगी। ठीक है, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास ये मिले, ये ना हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। जब पार्टिकल फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा होगा, तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी किधर की तरफ हो? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसने माइनस ए को क्रॉस किया होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज टुवर्ड्स प्लस ए माइनस ए मीन पोजीशन, कहां की तरफ होगा? प्लस ए की तरफ। इसे क्लियर हो जाता है, इमेज क्लियर हो जाती है। अगर मैं बोलूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज माइनस ए प्लस ए मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है ना? मुझे बता दो कि जब हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाएगा, बता दो पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया होगा? पाई, 2 पाई, पाई बाई 2 पाई, टोटल एंगल 360। दैट मीन यहां तक ये वापस आया होगा, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट होने के बाद इसने पाई एंगल कंप्लीट किया होगा। फिर इसके बाद जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज प्लस ए माइनस ए मीन पोजीशन, माइनस ए है ना, यहां से होगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, माइनस ए की तरफ होगा। फिर इसके बाद जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है ना? इसने कितना कंप्लीट करेगा? जब फोर्थ क्वाड्रेंट को भी कंप्लीट करेगा, 2 पाई। क्लियर बात है क्या? ये चीज बना लो पहले, इसी के साथ जो हमने कहा कल हमने छोड़ा था। क्योंकि एसएचएम का जो क्वेश्चन होता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी और समझ नहीं आती है, इसलिए मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्टिकल जाएगा मीन पोजीशन से टुवर्ड्स द ए, वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्लस ए पे पहुंचा होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो वो डाउनवर्ड आ जाएगी मीन पोजीशन की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में ये मीन पोजीशन से वापस आया होगा, फिर इसके बाद ये माइनस ए की तरफ चला जाएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस ए को क्रॉस करके टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आएगा वापस। अब आप अच्छे से वेव को एनालाइज करोगे, डिटरमाइन करोगे, ध्यान से समझना, इसको आराम से लिखो पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट इज दिस, माइनस ए, ये हमारे पास दिस इज प्लस ए हियर,
दिस इज माइनस ए हियर, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस को क्रॉस करके टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ जाएगा। मुझे बता बेटे एक बात, अगर मैं इसी को एक वेव फॉर्म दूंगा, अब आपको सब कुछ पता है, ध्यान से समझना, दिस इज टी इज इक्वल टू जीरो, हियर टी इज इक्वल टू द जीरो। जब टी इज इक्वल टू जीरो है तब हमारे पास शेडो भी तो जीरो होगा, अब हमारे पास शेडो का भी वैल्यू क्या होगा, जीरो। दैट मींस हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो यहां से तो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका मतलब यहां से पार्टिकल गया ऊपर, फिर इसके बाद पार्टिकल आया, इस तरीके से बनेगा ना, यही तो हमारे पास वेव बन गया, इस तरीके से वेव बन गई। समझना बात। मुझे बता दो कि ये हमारे पास यहां से टी का वैल्यू जीरो होगा जब ये ए पॉइंट पे पहुंचेगा, दिस इज प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए, है कि नहीं। अब मुझे बता दो जब ये प्लस ए पे कंप्लीट आया होगा, दैट टाइम पे हमारे पास टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है, टी बाई टू, वही है ना। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, टी बाई टू, यहां पे टी बाई टू। अब हमारे पास यहां पे ये कितना वैल्यू होगा, जब ये यहां पे पहुंचेगा मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तब कितना टाइम होगा उसको, टी बाई टू। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक टी बाई फोर, फिर इसके बाद यहां से लेके यहां तक कितना है, टी बाई टू। अब इसके बाद जब ये यहां पे पहुंचेगा मेन पोजीशन यानी कि माइनस ए के पास पहुंचा होगा, तब कितना टाइम लगेगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट हुआ होगा टाइम पे। टी बाई फोर पे फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हुआ, टी बाई टू पे हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा। दैट मीन ऊपर वाला पार्ट, आप देखो ये वेव का ऊपर वाला पार्ट बन गया, इस सर्कल का ऊपर वाला पार्ट है ये, ठीक है। फिर इसके बाद जब नीचे वाला पार्ट बनेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो टाइम पीरियड कितना होगा, 3t/4, 3t/, यहां पे हमारे पास जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट फिर से मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, टी। इसी को तो वन साइकिल ऑफ द वेव बोलते हैं, इसी को तो वन साइकिल ऑफ द वेव बोलते हैं। मुझे बता दो कि अगर ऐसे ही बहुत सारे साइकिल्स पर सेकंड में पास ज्यादा हो जाएंगे, उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसी को तो हमने नाम दिया था टाइम पीरियड, तो इसीलिए मैंने कल बोला था आपको कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। समझ बात आ रही क्या। तो हमारे पास दिस इज द पॉजिटिव साइकिल ऑफ द वेव, दिस इज द नेगेटिव साइकिल ऑफ द वेव। तो हमारे पास अगर मैं यहां पे देखूंगा इन टर्म्स ऑफ द एक्स, तो ये तो हमारे पास टाइम के कंपैरिजन में था। तो मुझे बता दो यहां से लेके यहां तक कितना जो एंगल है पाई बाई टू, जब हमारे पास टाइम था टी बाई फोर, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा, पाई बाई टू। समझ में बात आ रही क्या। तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, पाई बाई टू, ऐसे ही बनाना है। तो हमारे पास यहां पे कितना वैल्यू आएगा, ये आया हमारे पास पाई बाई टू। जब हमारे पास टाइम पीरियड का वैल्यू टी बाई टू है, तब हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, पाई, ठीक है। जब मुझे बता दो कि हमारे पास टाइम पीरियड का 3t/4 है, तब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स का वैल्यू कितना हुआ होगा, ये हमारे पास पाई प्लस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई टू, 3π/2। तो हमारे पास यहां पे अगर मैं कंपैरिजन लिखूंगा, ये बनूंगा 3π/2। जब हमारे पास टाइम पीरियड टी है, तब हमारे पास ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 2π। समझ कुछ आया। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारे पास वेव किताब पे होती है वो किस तरीके से बनती है, और इसको कैसे ही t/2 π/2 टी, ये t/4 π/2 t/2 3, ये ना पाई 3t/4 3π/2 एंड t इज इक्वल टू पाई। ठीक है, समझ में बात आ रही क्या। दिस इज व्हाट वी कॉल इट, जिसको हम फेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, फेजर जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपके क्वेश्चन बनेंगे, फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। चलो अब आप लिखो काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेशनल कोचिंग सेंटर मार करो ना, सही। ओके सुन, मुझे बताओ एक बात, अब ये समझ आया क्या सारा, सुनो। अब क्या करेंगे हम, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास काइनेमेटिक्स में पहले जो हम पढ़ेंगे ये चीज सुनना, डिस्प्लेसमेंट, आप हेडिंग लगा दो, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है, बट थोड़ा सा आप इसको जनरलाइज स्टेटमेंट बनाएंगे और जनरलाइज इक्वेशन बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट, पहला जो हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, अगर पार्टिकल ने मेन पोजीशन से स्टार्ट किया, दैट मींस टी इज इक्वल टू द जीरो। जो भी पॉइंट, जो भी पार्टिकल जिस भी पॉइंट से स्टार्ट करेगा, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, दैट मीन वहां पे आपको टी का वैल्यू कितना लेना है, जीरो। जो इनिशियल पोजीशन आपको पार्टिकल की दी गई है, जरूरी नहीं कि वो यहां से स्टार्ट करेगा, हो सकता है यहां से स्टार्ट करेगा, दैट टाइम पे आपके पास वो फेज डिफरेंस में आ जाएगा, वो भी बता दूंगा। फिलहाल तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं जो हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास जब टाइम का वैल्यू जीरो था, जब टाइम का वैल्यू जीरो था, पार्टिकल यहां पर होगा। जब टाइम चलता गया, जब हमारे पास टाइम का वैल्यू t/2 t/4 आएगा, तब इसने एक क्वाड्रेंट को कंप्लीट किया होगा, है कि नहीं। तो मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग टाइम है वो हमारे पास जीरो से है, तो पार्टिकल यहां पर पहुंच गया। पार्टिकल जब यहां पे पहुंचेगा, हमने ये पढ़ा है। अब यहां से क्या करेंगे हम, हमने डाला है इसका प्रोजेक्शन।
जब मैं इस पार्टिकल की छाया देखता हूं तो मुझे वो वाई एक्सिस पे मिल रहा है इधर से। अगर यहां से मैं प्रोजेक्शन डालूंगा तो एक्स एक्सिस पे मुझे यहां पे मिलेगा। तो ये हमारे पास ओमेगा टी लिख लो या थीटा लिखो, क्योंकि थीटा होता ही ओमेगा टी के बराबर है कि नहीं। तो मुझे बता दो अब क्या लिखूंगा मैं यहां से, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहां पे क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। दोनों को मैंने चेक किया कि दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास एसएचएम को ओबे करता है, बिकॉज कल हमने इसको इक्वेशन में डाल के प्रूव भी किया था कि एसएचएम इक्वेशंस है। तो हमारे पास क्या निकला यहां से, हमने यहां पे बोला कि y जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड a sin ओमेगा t। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है अलोंग द y एक्सिस, and this is the y axis is equal to a sin a cos omega t, that means displacement of the particle along the x axis। ठीक है, एसएचएम और वेव में फिर एक ही फर्क है, यहां पे हम सिर्फ एक पार्टिकल को देखते हैं, वहां पे हम कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स को देखेंगे। एसएचएम में सिर्फ आप एक पार्टिकल को देखते हो, मतलब एक पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां पे हम देखेंगे फिर कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि वेव बनेगा वहां पे। समझ में आता है? आप सुनना मेरी बात, इसलिए एसएचएम को पूरा क्लियर करके रखना। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x आया। सुनना मेरी बात, आप बोल रहे हो कि सर मैं क्यों बोलूंगा कि आप मेरे पार्टिकल ने जो मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, क्यों ये दूसरी जगह से स्टार्ट नहीं कर सकता? हाँ करेगा, उसको फेज डिफरेंस बोलेंगे। फिर समझ में बात आ रही क्या? मान के चलेंगे कि पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट नहीं किया, पार्टिकल ने किसी एंगल से स्टार्ट किया। दूसरे में दिखाता हूं, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो हमारे पास यहां से now particle starts from this point, particle starts from this point, ये एंगल फाई बना रहा है, इधर से फाई एंगल बना रहा है। दैट मींस आपको ये मानना है कि जो हमारे पास t इज इक्वल टू द जीरो फ्रॉम दिस पॉइंट है, जिधर से पार्टिकल अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा ना, उस पॉइंट पे आपको t का वैल्यू जीरो लेना है। समझना, जेई मेन में भी सवाल है और नीट में भी सवाल है इसी पे। सुन, तो t का वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे जीरो। अब पार्टिकल ने स्टार्ट किया, अब पार्टिकल पहुंचा यहाँ पे, अब इसने कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल, ये अब थीटा कवर कर रहा है, यानी कि ओमेगा टी। अब अगर मुझे इसका अब प्रोजेक्शन देखना होगा, क्या इसका प्रोजेक्शन मुझे बराबर यहां से मिलेगा? मिलेगा ना, ये हमारे पास इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। टोटल एंगल कितना है इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, थीटा प्लस अल्फा या थीटा प्लस फाइव, बिकॉज इनिशियली तो एक्स एक्सिस से मीन पोजीशन से ये ऑलरेडी कुछ आगे गया था। ठीक है, तो हमारे पास मैंने जब जहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया, मैंने उसको बोला टी इज इक्वल टू जीरो पे। टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं था, ये किसी और जगह पे था, जो कि मीन पोजीशन से फाइव की दूरी पे था। अब इसने जब डिस्प्लेसमेंट किया तो इसने थीटा डिस्प्लेसमेंट किया, तो टोटल एंगल कितना है मीन पोजीशन के साथ, थीटा प्लस फाइव। तो अगर मैं अब इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इक्वेशन लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट की, मैंने लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास x के ऊपर क्या लिखूंगा मैं, a cos ओमेगा t प्लस फाइव। व्हाट इज फाइव? फाइव इज द फेज डिफरेंस, where phi is phase difference। समझ कुछ आया? आप फुल कंसंट्रेट करो 5-6 लेक्चर्स पे, ऐसा हम आपको मतलब इतना अच्छा आएगा उतना आपको अच्छा कोई चैप्टर ही नहीं आएगा। सुन मेरी बात, अब हमारे पास फाइव जो वैल्यू आया वो आया इतना वैल्यू। मैं अगर आपको ये बोलूंगा, मैं आपको ये बोल रहा हूं कैलकुलेट, जरा क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल, इसको लिखने के बाद पहले इसको लिख लो। ये टोटल एंगल बनेगा थीटा प्लस फाइव, तो मैंने लिखा थीटा प्लस फाइव, थीटा के बदले मैंने लिखा ओमेगा टी और बन गया ओमेगा टी प्लस फाइव। जो चालाक बच्चा होगा वो याद रखेगा ये y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्राइम, वायर थीटा प्राइम जो हमारे पास होगा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस फाइव, थीटा के बदले लिखा ओमेगा टी प्लस फाइव। ये सारा एक ही साथ है एंगल, ठीक है, साइन दोनों का मल्टीप्लाई है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं आना। जरा लिखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट फेज डिफरेंस, कैलकुलेट फेज डिफरेंस when particle starts from half of its amplitude, when particle starts from half of its amplitude, देखो इससे जो मैं सर्कल बना रहा था, इससे क्या फायदा आएगा आपको, देखना बात।
इसे भी और आसान तरीका बताऊंगा, आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा मुझे कौन सी इक्वेशन लगानी है, ठीक है, वो भी सिखाऊंगा। सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं आपको। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला, आपको क्वेश्चन ने बोला कि जो हमारे पास, मुझे फेज डिफरेंस बताइएगा, यानी कि आपको फाई का वैल्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन यही है। अब आपको बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन से नहीं कर रहा, पार्टिकल स्टार्ट किसी पॉइंट से कर रहा है जहां पे उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो हाफ है। कितना है वो, इसका मतलब अगर पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया तो ये मेरे पास मीन पोजीशन बन गया ना। अब हमारे पास कोई पॉइंट बनेगा जिसके लिए मैं टाइम का वैल्यू जीरो को पुट करता हूं। जब इसका मैं देखता हूं प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन यहां पे आएगा ना कहीं पे, वो आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब प्रोजेक्शन ये आएगा। इसका जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो आपको दिया गया है y इज इक्वल a बाई 2। समझ कुछ आई बात, ये ऑलरेडी इतना इसने निकाला है। अब आपको बताना है कि जब अब तो टाइम निकालेगा ना, अब तो कुछ निकालेगा, तो आपको बताना है कि ये कितना फेज डिफरेंस होगा, फाई का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सवाल है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की इक्वेशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, जा किधर रहा है, प्लस ए की तरफ। तो हमारे पास जब इक्वेशन लिखूंगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस हमारे पास फाइव। मुझे बता एक बात कि जो हमारे पास यहां पे y इज इक्वल टू, समझना यहां पे कंफ्यूजन में वरना हो जाता है, मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे a साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाइव, ये दोनों को मल्टीप्लाई है ना साइन, है कि नहीं। तो मुझे बता कि जब हमारे पास, जब इसके पास डिस्प्लेसमेंट जो है a बाई 2, तब इसके लिए टाइम कितना है, जीरो है ना। तो मुझे बता दो y के बदले में क्या लिखूंगा, a बाई 2 इज इक्वल a साइन ऑफ, समझ में आता है क्या, ये इसको a से भी मल्टीप्लाई है ना, ये भी तो हमारे पास अलग फंक्शन बनेगा a साइन फाइव। तो हमारे पास यहां पे ओमेगा टी, तो हमारे पास क्या लिखना है, ओमेगा इंटू टी का वैल्यू हो गया जीरो, प्लस हमारे पास a साइन ऑफ फाइव। ये पूरी टर्म जीरो नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो मुझे बता दो क्या लिखेंगे हम, a बाई 2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ फाइव। क्लियर। तो मुझे बताइए क्या होगा यहां से, a बाई 2 बाई a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ फाइव। a और a कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ फाइव। तो फाइव का वैल्यू कितना बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है 30 डिग्री। 30 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो हमारे पास पाई का वैल्यू जो होगा पाई बाई 6, तो ये इसका फेज डिफरेंस होगा। जो इसने एंगल कवर किया होगा पहले ही, वो कुछ भी नहीं, वो पाई बाई 6 है। तो अगर आप इक्वेशन आप लिखोगे इसकी, तो इक्वेशन जब आप इसकी लिख लोगे, वो इक्वेशन हमारे पास बनेगा नई इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। समझ कुछ आया। ये फायदा है किसका, फेजर को अच्छे से समझने का। अरे तुम्हारा दिमाग अभी घूमेगा तो समझना पहली बार नहीं, अभी मैं घुमाऊंगा और घुमाऊंगा यहाँ पे, बट फिर इसके बाद आपको डायरेक्टली क्लिक होगा कि मुझे कौन सी इक्वेशन लगानी है। सारे बीमार, सारे बीमार है। कहाँ पर, मैंने यहाँ से ए साइन से इसको भी मल्टीपल, इसको भी मल्टीपल, ये वाला ए साइन ओमेगा टी, टी के बदले लिखा जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, बनेगा ए साइन इंटू फाइव। फाइव का ही वैल्यू हमें निकालना था। हो गया बेटा, लास्ट है सब, फाइव इज इक्वल टू पाई बाई 6, इधर से इधर से, ये फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ पाई बाई 2, 1 बाई 2, फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमने फेज में भी, जनरलाइज स्टेटमेंट भी हमने की, y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वायर फाइव इज द फेज डिफरेंस। नाउ आप लिखो, राइट द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर डिफरेंट कंडीशंस। कंडीशन में यहां से ही दूंगा सारे, फॉर फॉलोइंग कंडीशंस, फॉर फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन, समझ लो, पहली कंडीशन,
केस फर्स्ट, यहां से हम लिखेंगे और यहां से हम बना लेंगे। मेरे साथ ही बना लो। दिस इज एक्सट्रीम, दैट मीन्स माइनस ए प्लस ए, दिस इज माइनस ए प्लस ए, माइनस ए प्लस ए, चारों कंडीशंस में करा दूंगा मैं, माइनस ए एंड प्लस ए। ये कंडीशन है असल में, क्वेश्चन से सारे। अब मैं बोल रहा हूं कि दिस इज मीन पोजीशन एमपी, ओके। अब बता दे यहां से मुझे बता कि यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल मूव कर रहा है इधर की तरफ प्लस ए की तरफ, ठीक है, पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या कर रहा है, पार्टिकल आ रहा है प्लस ए से इधर। तीसरे वाले केस में पार्टिकल जा रहा है माइनस ए से इधर, और हमारे पास मीन पोजीशन से, और चौथे में जा रहा है इधर। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, सारा सर्कल से होगा जो मैंने सर्कल सिखाया अभी आपको। मुझे बता दो क्या ये हमारे पास, रियलाइज भी करा दूंगा, सुनो। एसएचएम को फील से पढ़ोगे, एसएचएम धोखा नहीं देता, ठीक है। अब सुनिए इधर पे, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मान ले हमारे पास यहां पे एसएचएम ऐसे नहीं पढ़ोगे कसम से, आपको एक सवाल भी समझ नहीं आएगा अगर मैं ये बोल क्या रहा है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज जो होती है वो डिफरेंट लैंग्वेज होती है, मतलब अगर आपको आता भी होगा तब भी आपको समझ नहीं यार मुझे करना क्या है, इसलिए समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास टी का वैल्यू मीन पोजीशन को नहीं है, इतने दिन टी का वैल्यू वैसे 0 है, जहां से पार्टिकल स्टार्ट करेगा उसके लिए टी का वैल्यू 0 बनाना है, उधर पे टी का वैल्यू 0 बनाना है। मैंने बोला आपको ये जहां से भी होगा उस टाइम पे टी का वैल्यू 0 हो जाएगा। नाउ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जब टी का वैल्यू 0 हो जाएगा, है कि नहीं। जब टी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा टी का वैल्यू 0, किधर की तरफ चला जा रहा है, प्लस ए की तरफ जा रहा है, प्लस ए इज हियर एंड दिस इज माइनस ए। तो प्लस ए की तरफ जब जाएगा, मुझे बता दो इसके लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, यहां से लेके यहां तक y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी, बिकॉज एंगल हमारे पास ये वाला है। समझ में बात आई क्या। तो यहां पे तो जनरली केस है यही, क्लियर बात। अब दूसरा क्या बोल रहा है, यहां पे तो नॉर्मल केस बन गया। पहला वाले केस में ये हमारे पास पहला है, ये भी हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन जो इक्वेशन की है वो इज कॉल्ड ए साइन ओमेगा इंटू टी है। सिंपल बात है ना, इसमें तो फेजर है ही नहीं ना, इसमें तो पाई एंगल बनेगा ही नहीं, बिकॉज ये तो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। नाउ अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करूंगा, दूसरा वाला केस क्या बोल रहा है समझना, दूसरे वाले केस की बात मुझे बता, यहां से लेके यहां तक मैं जा रहा हूं, दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन तो इससे स्टार्ट किया नहीं, इसने किया एक्सट्रीम पोजीशन से, यानी कि ए पॉइंट से ए प्लस ए से स्टार्ट कर रहा है। ऑलरेडी तो फाई का वैल्यू तो इतना आया ना, फाई वैल्यू कितना है इस टाइम पे, पाई बाई 2। तो जरा इक्वेशन लिख लो, क्या होगा हमारे पास इक्वेशन में, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है कि नहीं। क्या में हम बोल सकते हैं कि दिस इज थीटा प्लस पाई बाई 2, क्या ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा। समझ में बात आ रही है क्या। तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्लियर। जब ये प्लस ए से स्टार्ट करेगा, दैट मीन इसके लिए टी का वैल्यू यहां पे 0 हुआ ना, जहां से पार्टिकल आपको दिखेगा स्टार्ट करते हुए, वहां से ही आपको टाइम का वैल्यू 0 करना है। इधर से प्लस ए से स्टार्ट कर रहा है, इधर जा रहा है माइन, यानी कि प्लस ए से जा रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो मीन पोजीशन यहां है, तो ये मीन पोजीशन की तरफ चला जा रहा है, दैट मीन बनेगा ए कॉस ओमेगा टी बनेगा। समझ आया। हाँ साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आइडेंटिटी है ना, साइन 90 प्लस थीटा होता है ना कॉस थीटा। ठीक है बेटे, जरा इधर पे आ जा, तीसरे वाले केस में, तीसरे वाले केस में मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, दैट मींस पहले तो इधर जाना था, आधा साइकिल से कंप्लीट किया है, तो यहां से जा रहा है इधर की तरफ माइनस ए की तरफ, यानी कि यहां से घूम के आया होगा, इधर से जा रहा है। अब इसके लिए टी का वैल्यू यहां से 0 बन रहा है, इधर जा रहा है, इससे कितना एंगल कवर किया, पाई। समझ कुछ बात आ रही क्या। लिख लो फिर थर्ड वाले की इक्वेशन के लिए, थर्ड y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, बिकॉज ये हमारे पास यहाँ पे चेंज नहीं आ जाएगा, चेंज नहीं हो जाएगा, बिकॉज ना 180 पे चेंज आ रहा है, ना 360 पे चेंज आ रहा है, ना 0 डिग्री पे चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है 270 पे और 90 पे,
ठीक है ना। तो जो वर्टिकल होगा ना, वर्टिकल लाइन पे मैं भी सिखाऊंगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू माइनस क्या बनेगा, a साइन ऑफ ओमेगा टी, वही होगा ना। ओके ग्रेट। नाउ अब हमारे पास लास्ट वन केस है, जरा इसका बताइए। ये माइनस से लेके स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इसने इधर से लिया है, ये हमारे पास 270 हो जाएगा, इसने हो गया 3 जरा लिखो इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस हमारे पास क्या होगा 3π/2। 3π/2 का मतलब ये हमारे पास 270 पे चेंज आता है, वो बनेगा माइनस कॉस, y इज इक्वल बिकॉज साइन 270 का मतलब है -1, ठीक। तो हमारे पास क्या निकलेगा यहां से -a कॉस ओमेगा टी, यहां से भी आप ले सकते हो माइनस में, -π/2 तब भी बनेगा कॉस, माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब इसी तरीका बताऊं इसको याद रखने का, सुन, ये एक एरो है ऐसे समझ लो, ये हमारे पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। अगर आपको 90 माइनस समथिंग करना होगा या 90 प्लस समथिंग करना होगा, इधर पे चेंज आ रहेगा, इधर पे भी चेंज आ जाएगा। सर क्या चेंज आ जाएगा, 90 पे भी चेंज आ जाएगा और 270 पे भी चेंज आ जाएगा। चाहे आप 90 प्लस थीटा कर दो, चाहे आप 90 माइनस थीटा करो, चाहे आप 270 प्लस थीटा कर दो, चाहे आप 270 माइनस थीटा कर दो, हर एक जगह पे क्या आएगा, चेंज। चेंज क्या आएगा सर, चेंज आएगा ये कि साइन जो हमारे पास होगा, साइन थीटा कन्वर्ट्स इनटू द कॉस थीटा और कॉस थीटा इज कन्वर्टेड इनटू द साइन थीटा। सेम इज द केस विद tan थीटा इज कन्वर्टेड इनटू द cot थीटा and cot थीटा इज कन्वर्टेड इनटू tan थीटा। sec थीटा इज कन्वर्टेड इनटू cosec थीटा and cosec थीटा इज कन्वर्टेड इनटू sec थीटा। समझ में बात आ रही क्या, ये चेंजेस है, ठीक। सेम इज द केस, आपको यहाँ पे 270 था, 270 प्लस थीटा था, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो यहाँ पे मैंने कॉस लिखा। समझ में बात आ रही है, 270 पे क्या होता है साइन का वैल्यू माइनस में, ठीक है, कॉस का होता है 180 पे माइनस, ठीक। ये चीज आपको समझ आएगी। समझ कुछ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। शाबाश, नेक्स्ट। हाँ हाँ आराम से लिखो, सारा लिखो। वो टाइम पीरियड वाइम पीरियड सिंपल पढ़ने पर आसान है, वो कोई बड़ा मसला है ही नहीं, वहां पे टाइम पीरियड इक्वेशन लगाने वो निकालना है। यहाँ से थोड़ा बहुत ये क्या बनाता है, ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है। जब आप सुप्रीम ब्लॉक सिस्टम पढ़ोगे फिर वहां से वो फिर आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये समझ आया सारा सारू को, कहां पर मीन पोर्शन अपनी जगह पर रहेगा, मीन पोर्शन कोई नहीं है, मीन पोर्शन अपनी जगह है, मीन पोर्शन इज दिस लाइन, ठीक है। पार्टिकल जहां से स्टार्ट कर वो हमारे पास टी का वैल्यू 0 हो जाएगा, पार्टिकल स्टार्ट करेगा, क्योंकि आप उस पार्टिकल को वहीं से देख रहे हो ना, आपके लिए टाइम तभी स्टार्ट हुआ। पार्टिकल ने क्या किया उससे पहले आपको क्या पता, मैं आ रहा हूं वहां से, तुम्हें क्या पता मैंने क्या पीछे क्या किया, आप मुझे वहां से देख रहे हो। अगर आपको कोई पूछेगा वो बोलेगा बंदे को मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ से लेके वहां तक मुझे पता है, वो टाइम का वैल्यू यहाँ पे 0 हुआ ना, उससे पहले आपको नहीं पता है। सही बात आ रही क्या, ये चीज है। तो पार्टिकल जहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है, वो हमारे पास अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, दैट मींस वो तो सोने पे सुहागा है, तो हमारे पास वहां पे ही होगा। अगर हमारे पास उससे आगे कर रहा है वो, दैट मींस वो चीज आपको पता होगा मेन पोजीशन से कितना एंगल बना रहा है। समझ में बात आई क्या, ये चीज है। शाबाश, लिखो वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट आपने हर एक कंडीशन की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी है, ठीक है। चलो अब वेलोसिटी ऑफ एसएचएम वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से मैं काइनेटिक एनर्जी फिर निकालूंगा। सुनो मेरी बात, अगर मैं यहां से बोलूं कि जो हमारे पास इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगी, मेरे पास इक्वेशन है, अगर मैं जनरल की बात करूंगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, मैं फेज डिफरेंस फिर बाद में लगा सकता हूं भाई, कोई प्रॉब्लम उसमें है ही नहीं। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, शायद मैंने आपको बोला भी था ये हमारे पास, अगर मैं इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू a, है ना, ये बनेगा ना। तो हमारे पास यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमारे पास बनेगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ a साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास बनेगा v इज इक्वल टू a बाहर ओमेगा बाहर कॉस ओमेगा टी, तो हमारे पास v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दिस इज द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, दिस इज द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो मुझे बता, अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरे पास एक आइडेंटिटी है, दैट आइडेंटिटी इज दिस, कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही है ना, इज इक्वल टू 1।
क्या मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि हमें सर वाई पता है कि इसमें है, साइन में है, तो मैं चाहता हूं कि साइन में ही आ जाए, ठीक है, ताकि मेरे पास इक्वेशन बनेगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। ठीक, तो हमारे पास क्या लिखेंगे इधर पे, कॉस ऑफ द थीटा को मैं लिख सकता हूं यहां पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे पास यहां पे कॉस है, कॉस स्क्वायर नहीं है इक्वेशन में। समझ बात रहेगा? तो इसलिए मैंने यहां पे क्या किया, मैंने ये चीज बनाई, v इज इक्वल टू ए ओमेगा, जितना आपको ट्रिग्नोमेट्री चाहिए इधर पे मैं बोल रहा हूं साथ साथ, ठीक है। फिर हम जब एसी पढ़ेंगे दैट टाइम पे फिर आपको सारी चीजें याद होंगी, आपको फिर वहां से ही पता होगा कि क्या क्या हो रहा है। y इज v किसके बराबर, ए ओमेगा। अब कॉस के बदले में क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ओमेगा इंटू टी, बिकॉज थीटा हमारे पास ओमेगा है, तो मैं जनरल में बोला है ना। मेरे पास इक्वेशन क्या है यहां पे, मेरे पास इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी। यहां पे क्या है हमारे पास, मैं यहां से इसको y से रिप्लेस कर सकता हूं तब जब मैं यहां से क्या करूंगा, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर से और नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा तो प्रॉब्लम मत हो जाएगी कोई, ताकि मैं ये y का वैल्यू डायरेक्टली पुट करता और मेरे पास इक्वेशन बनती इन टर्म्स ऑफ द x। अभी समझ आ जाएगा। तो हमारे पास मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अगर मैं ऐसे लिखूंगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, क्या कोई फर्क पड़ेगा आपको? आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझे पड़ेगा, क्योंकि आप ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल करो फिर से आपको आएगा वही वाली चीज। अब मुझे बता दो, क्या मैं इस पूरी टर्म के लिए ये y लिख सकता हूं क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, दैट मीन y स्क्वायर लिख सकता हूं इसके बदले। तो आप y मत लिखो, आप यहां पर ही इसको x मान लो, ताकि x के साथ ज्यादातर होती है फंक्शन। तो दैट मीन मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा। तो अब सॉल्व करो, अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड से, दैट मीन v स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू यहां पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। क्या सही है ये? ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, v को बना दो रूट, रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा बाहर आ जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सारे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपका वेलोसिटी पे दिया गया होगा, इसी फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा। अभी समझ आएगा क्या? आया समझ? अब मुझे बता कि जो हमारे पास v जो है, दैट v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एट मीन पोजीशन व्हाट विल बी द वेलोसिटी? व्हाट विल बी द वेलोसिटी? मेजॉरिटी मैक्सिमम की जीरो, घुटनू मैक्सिमम, कल भी बोला था एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब एमपी ओमेगा ए। बात सही है? कौन बोला? पता नहीं। ओके, हमारे पास मुझे पता मीन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। कल के क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, एक्स का वैल्यू हो जाएगा जीरो, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा जीरो स्क्वायर, बिकॉज एक्स का वैल्यू जीरो हुआ ना, तो बनेगा क्या, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का रूट कैंसल, तो v का वैल्यू बनेगा ओमेगा इंटू ए। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, v मैक्स। अगर आज के बाद आपको लिखना होगा, दैट इज नथिंग, दैट इज ओमेगा इंटू ए। that is omega into a. Vmax is equal to omega into a. एट एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम बात करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ईपी, बताइए क्या होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा दैट टाइम पे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, है कि नहीं? तो हमारे पास क्या लिखेंगे इधर पे, इधर पे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास ओमेगा और यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर रूट में, दैट मीन वो बनेगा जीरो, v इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब v एट एक्सट्रीम पोजीशन पे हो जाएगा जीरो। यही मैं कल भी बोल रहा था। v इज इक्वल टू जीरो। फलक आपको समझ आ रहा है? सर पे जा रहा है, बाउंस एक्स्ट्रा, इजी इजी है ना? इजी नहीं है?
समझ आ रहा है? मुश्किल है थोड़ा सा, बट समझ आ रहा है ना? काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगी, फिर आपके लिए एसएचएम की चीजें आसान हो जाएंगे। ये ना इसके ऐसा ये का, क्योंकि अब यही चीजें आपको यूज हो जाएंगे। ये सारा आपके लिए नए नए हैं, मुझे पता है। क्वेश्चंस के लिए हम बिल्ड हो रहे हैं, इधर से क्वेश्चन नहीं आता है, बट यही से क्वेश्चन सॉल्व होता है फिर। ठीक है, यहाँ पे अगर आएगा क्वेश्चन, वो आएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इतना समझ आया क्या? आप दोनों को समझ आया? हाँ हाँ। एक्स इज गोल्ड कहाँ पर? एक्स का वैल्यू निकालना है किधर भी? यहाँ पे, जब हम यहाँ पे निकालेंगे। हाँ वो तो मैं बताऊंगा ना अभी। डिफरेंट इक्वेशन बनेंगे, असल में आपको क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आएगा इसी से, क्योंकि एक्स का वैल्यू ही तो मतलब वो बताएगा वहाँ पे मीन पोजीशन से कितना दूर है वो a/2 वगैरह वगैरह। कौन सा? ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमारे आप वाई में भी लिख सकते हो, यानी कि अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा वो और ये बराबर ही तो है, बिकॉज वो भी ऐसे चमको ओबे करता है, ये भी ऐसे चमको ओबे करता है। ठीक है, हो गया? क्योंकि असल में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो देते हैं वी और एक्स के बीच में ग्राफ वगैरह वो चीज, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको, मैं सोचा कंफ्यूजन में मत आ जाओगे वहां से, क्योंकि किताबें जो लिख रही, क्वेश्चन जो लिख रही है वो एक्स के टर्म्स में होता है, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस यही पे किया एक्स से। ठीक। वहां से अगर चेंज करेगा वो मीन पोजीशन वगैरह वगैरह, उसके लिए मैंने बोला आपको कि साइन कहाँ पे लिखना है, कॉस कहाँ पे लिखना है, माइनस कहाँ से लिखना है, प्लस कहाँ से लिखना है। जो मैंने आपको डिफरेंट कंडीशन बताया, उतनी तो कंडीशन हमारे पास है। समझ में आता रही क्या? वो चार कंडीशन जो मैंने बोली आपको अभी, वहां से तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट लिखी ना मैंने, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फिर पुट करनी है इक्वेशन। ठीक। शाबाश। आगे बढ़े क्या? कहां पर? ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए या माइनस ए, यानी कि जो हमारे पास जब एक्सट्रीम पोजिशन पे होगा तब होगा वैल्यू। हाँ, ये वाला एक्सट्रीम पोजिशन। चलो जवानों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अब ऐसे ये थी ना वेलोसिटी, अब इसके बाद एक्सेलरेशन। आराम से देखो, एक मिनट। इसी इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएशन कर दो। एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बिकॉज ये रुकेगा ना, प्लस माइनस ए भी जीरो हो जाएगा। ये माइनस वो वाला माइनस नहीं है, दैट्स द डायरेक्शन। तो बने दो ट्रिपल सी, अरे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा ना। ए भगवान, चल हो गया, आगे बढ़ते हैं। सुन, एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ले लो, तो हमारे पास क्या बनेगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। ये बनेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हैं क्या? इतना तो आ ही जाएगा। ये तो हम पहले क्लास से कर रहे हैं सर, अभी तो दूसरा ही क्लास है। तो हमारे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो हमारे पास अगर ऐसे करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी टी, टी स्क्वायर है, डी टी स्क्वायर होगा, तो क्या लिखेंगे इधर से, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस में आ जाएगा और बनेगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी। आपको समझ आई क्या बात? डिफरेंशिएशन जब मैंने करी, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का मतलब होता है ना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस को निकालो बाहर, ये बनेगा ए साइन ओमेगा टी। क्या ये वाई के बराबर था? ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी वाई के बराबर है, ए का वैल्यू बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ वाई। दिस विल बी द एक्सेलरेशन। लिखा बेटे? ग्रेट। अब अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, इसी चीज को जो भी आप कंक्लूजन में बताऊंगा आपको इसका, ठीक है, समझना कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज।
ये कंक्लूजन है इनका, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का कंक्लूजन है ये सारी चीजें मैं अब इसमें बनाऊंगा। कॉमन बैनस, क्या मैं ये बोलूं आपको कि जो हमारे पास, क्या मैं आपको ये बोलूं कि जो हमारे पास, इसको क्या हुआ, कश्मीर में भी डिफरेंट रहते हैं, पहले 2-3 महीने खाए उसने, जून होने, ठीक है ना, फिर उसे परेशानी थी, वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वो आते आते रहते थे, कहीं से आग लगी है। हाँ, ये एम्बुलेंस नहीं है। हाँ, ओके सुन, चलो मुझे बता दो, क्या हमारे पास, क्या मैं इसको मीन पोजीशन बोल दूं, क्या हमारे पास ये मीन पोजीशन है या नहीं है, हाँ या ना बोलो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मीन पोजीशन वो वाली पोजीशन होती है जहां पे हमारे पास नेट फोर्स लगेगा जीरो, कि हमारे पास ये बैलेंस है, बिकॉज सुप्रीम फोर्स तो भी लग नहीं रहा, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा नीचे और ऊपर, यानी कि यहाँ पे लगेगा एमजी और ऊपर लगेगा नॉर्मल नेट फोर्स का जीरो। अब जब क्या होगा इस पे, कुछ टाइम के बाद अगर इसको एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, फिर इसके बाद जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा ये, दिस इज हियर, जो हमारे पास यहाँ पे मैं बनाऊंगा, ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा ना ये। अब जरा समझना बात, ये हमारे पास दिस इज प्लस ए हियर, दिस इज माइनस ए हियर, क्योंकि अब ये तो मेन पोजीशन था, अब मैंने थोड़ा सा इसको क्या एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट कराई थी, तो यहां से भी एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि एक्स नॉट माइनस ए के बराबर है, यहां पे हमारे पास एक्स नॉट प्लस ए के बराबर है। क्लियर बात। अब जरा मुझे बताइए कि जब हमारे पास यहाँ पे ए पे मुझे बताओ, ए पे मुझे बता दो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा, जीरो, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। क्लियर है क्या। अब अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो तो डायरेक्शन यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, वही होगा ना। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, एम जी एच, यानी कि मैक्सिमम हम बोलेंगे, फिलहाल मैं पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच नहीं लिखूंगा, मैं कुछ यहाँ पे मैक्सिमम लिखूंगा, तो हमारे पास ये मैक्सिमम आ जाएगा। अब यहां से मुझे बता दो, यहां पर भी तो वही होगा, वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा जीरो बिकॉज एक्स इज इक्वल टू द माइनस ए हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इसकी वजह से जीरो हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा बेटा वो मैक्स होगा। जब भी बेटा मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन पे क्या हमारे पास एक्स का वैल्यू हो गया जीरो, और वेलोसिटी का वैल्यू जो हमारे पास वी मैक्स हो जाएगा वो बराबर ए इंटू ओमेगा, वही होगा ना, ए इंटू ओमेगा होगा। और हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द मैक्स, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब मुझे बता दो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल ए इंटू यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पे वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, यहाँ पे एक्स का वैल्यू मैक्सिमम है ना, जब एक्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, बट माइनस में है दैट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, ओमेगा स्क्वायर इंटू द वाई, माइनस में है बिकॉज वाई जो हमारे पास होगा वो प्लस ए के बराबर हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, दिस इज द एक्सेलरेशन, बट रेस्टोरिंग में हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू द वाई, ए का वाई का जो वैल्यू हमारे पास होगा वो माइनस ए के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा वाई ओमेगा स्क्वायर इंटू द वाई, ओमेगा स्क्वायर इंटू द वाई यानी कि ओमेगा स्क्वायर इंटू द ए, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इधर की तरफ होगी वापस। तो ये हमारे पास इसीलिए ये ऑसिलेट करता है। अगर फोर्स की बात करेंगे हमारे पास यहाँ पे फोर्स जो होगा एफ इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स, यहाँ पर भी हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस के इंटू ए, बिकॉज एक्स एम्पलीट्यूड के बराबर है, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस के ऑफ एक्स हो जाएगा या एक्स नॉट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू के इंटू ए हो जाएगा। क्लियर बात है क्या, यहाँ पे बनेगा ये प्लस और यहाँ पे रहेगा ये माइनस, बिकॉज यहाँ पे माइनस ए है ना, माइनस माइनस हो गया ना प्लस, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स मतलब यहाँ से नेगेटिव दे रहा हूँ मैं, वापस आ जाएगा तो प्लस बनेगा ना फोर्स, तो हमारे पास यहाँ पे उधर जाना चाहता था तो यहाँ आ रहा है वापस, तो नेगेटिव लगेगा, जो नेगेटिव में जाएगा उसको पॉजिटिव वाला वापस लाएगा, जो पॉजिटिव में जा रहा है उसको नेगेटिव वाला वापस लाएगा, तो इसी तरीके से ये रेस्टोरिंग फोर्स होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा पार्टिकल, इधर से यहाँ से इस वाले रेंज में ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे हमारे पास आपने बोला वेलोसिटी का वैल्यू जीरो, ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़े हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर है। क्लियर बात है क्या, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास होगा कंक्लूजन इसका, यानी कि समरी, अगर मैं अभी तक जितने भी मैंने क्लासेस लिए, अभी 2 क्लासेस लिए, तो हमारे पास इसका ये समरी है, ये पूरा बना दो जल्दी, साफ साफ। इसी तरीके से आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। किधर पे, हाँ हाँ, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास, एम्पलीट्यूड के बराबर, तो वाई को बदले क्या लिखूंगा मैं, ए, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, आपको इक्वेशन के टर्म में लिखना, ये बनेगा 2 पाई बाई टी के टर्म्स में, ओमेगा है, हाँ कौन सा जीरो होगा, ये कहाँ एंगुलर है, ये थीटा है, ये ओमेगा, ये 2 पाई बाई टी है, ये असल में ये है, ए इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू ए, यहाँ पे y इज इक्वल प्लस ए, y इज इक्वल प्लस ए,
हाँ आपकी कॉपी अच्छी है, आप बनाना अच्छे से, तो मुझे जरूर लगता है इसके ऊपर बहुत, इससे बहुत पढ़ते हैं गाँव के लोग। इसी कॉपी में करता हूँ ना शेयर। वहाँ हो गया क्या? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा। लिखा सारा? जल्दी। कहाँ पर? यहाँ से, यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस 2π/t इंटू ए। ये इसने किया, मैंने नहीं लिखा था, ये इसने मुझे मजबूर किया लिखने के लिए। हाँ ये वाला a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ये वाला y इज इक्वल टू प्लस ए, ओ गुबनो, y इज इक्वल टू माइनस ए। यहां से होगा दिस वैल्यू, कहां पर? ये वाला, ये वाला a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। शाबाश बेटे, बताइए। इधर पे कि उधर पे? इधर पे प्लस है, इधर पे प्लस है। कम ऑन एवरीबॉडी, थक गए? थकना मना है। ओके लिखो काइनेटिक, लिखो एनर्जी, एनर्जी आप ऐसा जमा कहां पर? ये वाला a इज इक्वल टू 2π/t इंटू ए, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए। नाउ अब अगर हम बात करते हैं, हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, यानी एनर्जी ऑफ सैटेलाइट नहीं, एनर्जी ऑफ एसएचएम। पता नहीं कितनी जगह पे क्या क्या पढ़ाता हूँ, आधी जगह पे मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाता। ओके सुन इधर पे, लिखो एनर्जी ऑफ एसएचएम, है ना, एनर्जी ऑफ एसएचएम। सुनो बेटा मेरी बात, व्हाट इज एनर्जी ऑफ एसएचएम? दैट मींस आपको पता है कि मैंने सुप्रिंग में पढ़ाया था आपको एनर्जी वर्क डन बाय द सुप्रिंग। बोला था कि सुप्रिंग जो होता है कि ये जो हमारे पास एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, कुछ लिखाया था u इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 के एक्स स्क्वायर, ऐसा ही कुछ लिखाया था, है ना। मैंने आपको बोला था, फिर जब एसएचएम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम बात करेंगे इनके, तो वो टाइम आ गया। इसीलिए हमेशा सब्र करना होता है, सब्र का फल मीठा होता है कि नहीं? लग रहा है आपको सब्र का फल मीठा होता है? नहीं होता है? पीछे उल्टे ना पर। अब हमारे पास यहाँ पे फोर्स लगा, यहां से लगेगा कितना? माइनस के ऑफ एक्स। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गई, डीएक्स हो गई, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग इज डीएक्स, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे वर्क डन? डीडब्ल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? वो हमारे पास बनेगा के एक्स इंटू डीएक्स, वही होगा। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड से, तो हमारे पास क्या निकलेगा? W1 से लेके W तक, जब हमारे पास जो हमारे पास x1 होगा, दिस इज x2 होगा, ये हमारे पास W1 हो जाएगा, दिस इज W2। तो इसका मतलब बनेगा W2 माइनस W1 इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? k को निकाल दो बाहर, यहां पे बनेगा इंटीग्रेशन x dx का हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से लेके x2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा? यहां पे हमारे पास निकलेगा W दैट्स इक्वल टू k, और यहां से बनेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वही बनेगा ना। तो हमारे पास ये माइनस में था, तो हमारे पास W का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा -1 डिवाइडेड बाय 2 के एक्स ऑफ स्क्वायर, बिकॉज x1 माइनस x2 का मतलब हो गया x। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चेंज इन द लेंथ जो हुआ स्प्रिंग का, वो बराबर W इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू k इनटू x स्क्वायर, है कि नहीं? यही आएगा। शाबाश। ये हमारे पास असल में स्टोर रहती है, इसको मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 2 के एक्स स्क्वायर होगा ना। इसे तो मुझे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम दीदी। इधर से क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो करेंगे हम किस इक्वेशन से? इधर से तो हो जाते हैं, बट वर्क एनर्जी पावर तक हो जाएंगे। उसके आगे एसएचएम वाले क्वेश्चन जो करने, इसको के टर्म्स में करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या करेंगे, मुझे एक चीज पता है कि जब मैंने कल इक्वेशन को लिखाया था आपको, मैंने बोला था आपको कि डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर कुछ आया था ना, प्लस हमारे पास आया था एम डिवाइडेड बाई के, के डिवाइडेड बाई एम था, के डिवाइडेड बाई एम था, के डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल के बाई एम इंटू हमारे पास यहाँ पे था x इज इक्वल था 0। तो मुझे बता दो कि क्या इसको मैंने बोला ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर था, तो मैं लिख सकता हूं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम था। अब एक m का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? k का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू द k, है कि नहीं?
तो मुझे बता दो अब इस पोटेंशियल एनर्जी में इस के का वैल्यू लगा दो, आपके पास इक्वेशन बनेगा। हमारे पास u का जो वैल्यू होगा वो कितना बनेगा बेटा, u इज इक्वल कितना वैल्यू बनेगा, -1 डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास k के बदले लिखूंगा मैं m ओमेगा स्क्वायर इनटू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ x डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। u is equal to -1 by 2 m omega square into x square. This is the potential energy in terms of x या डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं बोलूंगा। क्लियर बात है बेटा, शाबाश। तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हो जाएगा। अगर मैं यही पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम इक्वेशन, इसका मतलब इस एक्स को मुझे इन टर्म्स ऑफ द टाइम लिखना होगा। एक्स की इक्वेशन मुझे पता है, एक्स इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 हम लिखेंगे, 5 के टर्म्स में मैं ज्यादातर लिखता नहीं हूं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे m ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बदले में क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। इसलिए याद रखना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किसी इक्वेशन से सॉल्व करना है, किसमें फंक्शन दी गई है आपको। तो मैं ये सीधे लिखूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो बेटा हमारे पास है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास, इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आल्सो। समझ में बात आ रही क्या, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम के चैप्टर में आपको डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगा और टाइम पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर बात है क्या, अभी तक आपने सिर्फ एसएचएम ना पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा था किसमें, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, बट आज आपने किसमें पढ़ा, टाइम के भी टर्म्स में। क्लियर बात है क्या, शाबाश, ग्रेट। लिखा, अब बता दो अगर मैं यहां से x का वैल्यू 0 कर दूं एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब हो गया ना कि जहां पे आपको x का भी वैल्यू 0 हो जाएगा और t का भी वैल्यू 0 होगा। क्या दोनों आपको आंसर दे रहा है 0? इसीलिए मैंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप इस चीज को देखोगे, यहां से आपको अभी पता चला था मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना था। क्लियर बात है क्या, तो ये चीज हमारे पास होता है जब हमारे पास मीन पोजीशन पे देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट भी 0 आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द टाइम भी हमारे पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। Potential energy is equal to 0 in terms of the x or in terms of the t. Now what is kinetic energy? Now what is kinetic energy of the graph? या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अगर हम पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी 1/2, और कुछ नया नहीं सोचना, वही है यहां पर भी, बस थोड़ा सा यहां पे आपने जो वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी है वही लिखनी है। आपको मैंने किए थे वो क्वेश्चन फिर से, आपको किए थे ना, आए थे आपको, कितने सारे आए थे क्या, जिस तरीके से मैंने ऐसे ये ना थर्मोडायनामिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन कराए फिर एक साथ सारे पीवाईक्यूज, इसी तरीके से मैं फिर एसएचएम के सारे, इसमें 42 क्वेश्चन अभी तक आए हैं। ठीक है, 42 के 42 कराऊंगा मैं। आप सुनो बेटे, अब हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा बेटा, हमारे पास स्प्रिंग का, हमारे पास सिंपल काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है बराबर 1/2 mv स्क्वायर। वही है क्या, क्या आप v को जानते हैं, हमारे पास v कुछ इक्वेशन आई थी, जनरल इक्वेशन, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हमारे पास उधर से पुट कर दो, क्या निकलेगा, उधर से पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 m, यहां से ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये होगा ना। दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x।
अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूंगा, एट मीन पोजीशन दैट मीन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एक्स का वैल्यू बेटा 0 हुआ, इसका मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और यहां से a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, अब तो माइनस टर्म जो इसको घटा था मैंने वो 0 कर दिया, तो हमारे पास बन गया मैक्सिमम वैल्यू। यही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। दैट्स व्हाई कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। समझ में बात आ रही क्या? ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगा। क्यों मैक्सिमम वैल्यू आएगा? बिकॉज वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। दैट मींस हमने काइनेटिक एनर्जी को भी मैक्सिमम बना दिया यहाँ पे, तो मेन पोजीशन पे हमारे पास मैक्सिमम आया। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो हमारे पास इसी काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा मैं इन टर्म्स ऑफ द टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो क्या लिखेंगे? वहां पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यहां से माइनस इंटू यहां पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी, वही होगा ना x का वैल्यू। x स्क्वायर के बाद ही तो पुट कर सकते हैं हम, फंक्शन ऑफ द टाइम। कौन सा हमने क्या लिखा, v इज इक्वल a ओमेगा cos ओमेगा t, वो भी तो लिख सकते हैं। यहां से भी तो ये लिख सकते हैं, यहां पे भी तो वही आएगा। अगर t का वैल्यू आप 0 करेंगे पूरी टर्म 0 बनेगी, तो हमारे पास फिर से वही आएगा। अगर आप यहां से लिखोगे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर हो, इन टर्म्स ऑफ द टाइम 1/2 m v स्क्वायर, तो मुझे बता दो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 m। तो जरा मुझे बता दो वो किस में आया था, a cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t। दिस इज द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जब टाइम का वैल्यू 0 कर दोगे ये बनेगा 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये बनेगा 1/2 a ओमेगा, यही तो वैल्यू आया। एट t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 की होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m a ओमेगा, और यहाँ पे cos ऑफ 0, बिकॉज t का 0 लिखने की वजह से ये थीटा वैल्यू 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो बनेगा 1/2 m a ओमेगा जो आएगा इधर से, ये वाला वैल्यू हमारे पास आया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m a ओमेगा। ठीक है, तो यहां पर भी तो वही वैल्यू आया था हमारे पास जब मैक्सिमम आएगा। बी स्क्वायर के बदले लिखना है ना, ये सारा स्क्वायर में आ जाएगा ना फिर, कॉस स्क्वायर ऑफ दैट मींस वो तो हमारे पास ये बनेगा, इधर से और स्क्वायर स्क्वायर करके स्क्वायर करना है इधर से, बिकॉज है ना बी स्क्वायर, हमने सिर्फ बी का ही वैल्यू पुट किया था। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इधर पे, नहीं समझे? समझ आया? मगर आपको एक बात मैं बताऊं, इसमें फार्मूलाज हर एक लाइन से फार्मूला बनते हैं, हर एक लाइन से फार्मूला बनते हैं, और पता नहीं कहीं पे डायरेक्टली फार्मूला पूछे जाते हैं, कहीं पे आपको ऐसे सिंपल कंडीशन बताएगी बता दो ये क्या होता है, इसलिए इसको घर से पढ़ना है। ठीक है, कल मैं पढ़ाऊंगा इसके ऊपर क्वेश्चंस, पहले इधर इस पार्ट तक, फिर इसके बाद मैंने आज भी कराए थे, चढ़ाए थे बहुत सारे क्वेश्चंस, बट नहीं हो पाए, पहुंचा ही नहीं उधर पे। ठीक, तो इसलिए कल इसके ऊपर पहले क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल बंडल वगैरह।